बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 मई 2021 और जुमेरात का दिन। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ अबाउट द ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड टू डिस्कस ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स विच आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। नंबर वन that is water and minerals, and they are transported in xylem. And the other thing which is transported, that is prepared food or glucose, that is transported through phloem molecules. First phloem tubes या phloem cells. First of all we have started the movement of water and minerals through xylem ट्यूब्स और जाइलम सेल्स। तो इसमें जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे वो क्या थे? इनके पाथवेज, वाटर और मिनरल्स के, किसमें? टू गेट एंट्री इनसाइड द प्लांट बॉडी एंड गेट एंट्री इनसाइड द जाइलम ट्यूब्स, के कैसे ये रूट हेयर्स के ज़रिए से रूट के सेल्स में एंटर हुए। तीन तरह के पाथवेज इन्होंने अडॉप्ट किए, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक एंड वैक्यूलर पाथवेज। और कलेक्टिवली इन तीनों के काम से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पहुँच चुके हैं जाइलम सेल्स। अब यहाँ से इन्होंने पत्तों तक कैसे जाना है, ये इनका जो ट्रैवलिंग है वो कैसे कवर होगी। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ असेंट ऑफ सैप। कल हम बात कर रहे थे कि पहले हम ये देखेंगे कि असेंट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो असेंट इज़ द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन जाइलम ट्यूब्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। वो सॉल्यूशन जो कि रूट से लेके लीव्स तक ट्रेवल करेगा, उसमें वाटर और मिनरल्स होंगे इन डिज़ोल्व फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस दैट इज़ नोन एज सैप। असेंट किसको कहते हैं? असेंट होता है जी ऊपर जाना। ऊपर जाना असेंट ऑफ सैप के एक प्लांट की बॉडी है हमारे पास, ये प्लांट की बॉडी है। इसमें जब असेंट होगा तो वाटर जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उस मूवमेंट को कहा जाता है असेंट ऑफ सैप। अब जब सैप ने ऊपर जाना है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल के काम करती हैं। इसके लिए तीन थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी है इसमें कोहेजन टेंशन थ्योरी, उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें हेल्पफुल होती है वो रूट प्रेशर, और तीसरी चीज़ जो कि हेल्पफुल होती है दैट इज़ इम्बिबिशन। इनको इनकी जो है इम्पोर्टेंस या इनकी जो वर्क एबिलिटी है उसके हिसाब से जो है नंबरिंग की गई है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है, काम करके प्रोवाइड करती है असेंट ऑफ सैप में, वो है कोहेजन एंड टेंशन फोर्सेस। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, अभी हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हेल्पफुल होती है रूट प्रेशर, तीसरी चीज़ जो है वो इम्बिबिशन। इसमें हम देखें कि ये कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है ये मेन काम इसका है। रूट प्रेशर अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसके साथ कोहेजन टेंशन के साथ मिल के इसकी हेल्प कर देता है। और इम्बिबिशन भी, इम्बिबिशन है तो इंडिपेंडेंट, लेकिन इससे जो असेंट ऑफ सैप होगा दैट इज़ 100% इनसफिशेंट। कभी भी वो काफ़ी नहीं हो सकता, लीस्ट है, बहुत ही थोड़ा सा है, एक माइनर सी हेल्प है किसकी? कोहेजन टेंशन फोर्सेस की। अब कोहेजन टेंशन थ्योरी को हम देखते हैं तो इसमें कुछ फोर्सेस जो हैं वो काम करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? इसमें दो मेजर फोर्सेस हैं, एक कोहेजन टेंशन और तीसरी इसके साथ फोर्स आ जाती है एडहीजन। अब ये तीन इसमें फोर्सेस हैं। तीनों फोर्सेस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कोहेजन फोर्स जो है वो क्या है। ये फोर्स जो है कोहेजन जो है दैट इज़ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर होल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स नोन एज कोहेजन। और ये अट्रैक्शन कैसे होती है, ये अटैचमेंट कैसे होती है? दैट इज़ बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। के जाइलम के सेल्स जो हैं वो इस तरह से ट्यूब्स की फॉर्म में हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो चेन्स बनाते हुए एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? दैट इज़ कोहेजन।
attraction of water molecules in between themselves for formation of the वाटर मॉलिक्यूल्स चेन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब एक दफ़ा जब ये कॉलम डेवलप हो जाता है तो ये फोर्सेस जो हैं ये इसमें मौजूद होती हैं, और ये एक तरह से क्या चीज़ प्रोवाइड करती हैं, दूसरी फोर्स इसमें प्रोवाइड करती हैं टेंशन, तनाव। और वो टेंशन, वो तनाव जो है इस वाटर को ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्पफुल होता है। दो बातें हमने देख ली। अब ये कोहेजन टेंशन थ्योरी जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द साइंटिस्ट या प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट नेम डिक्सन। इसमें तीन फोर्सेस काम कर रही हैं। एक फोर्स बिटवीन द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल to form the chain like structures of the water molecules या chain like columns of the water molecules, और इसमें जो चीज़ हेल्पफुल होती है that is हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दूसरी फोर्स इसमें आ जाती है टेंशन। टेंशन डिवेलप हो जाती है when cohesion is present, कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं चेन लाइक कॉलम्स बनाए हुए हैं, और ये चेन लाइक कॉलम्स जो हैं एक टेंशन की फॉर्म में आगे मूव करते जाएंगे जब तक कि इनको स्पेशली किसी वजह से ब्रेकअप नहीं किया जाएगा। अब ये कोहेजन और टेंशन जो हैं जब मिल के काम करते हैं तो ये वाटर के कॉलम्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ के अंदर 600 फीट या 200 मीटर्स तक ये ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। आप देखें साइफन जो बनता है, पानी का जो प्रेशर जो ऊपर की तरफ खींचा जाता है, साइफन के पानी का कोई टब है, कोई टैंकी है, उसके अंदर एक पानी का पाइप डालते हैं, फिर उसको किसी चीज़ से सक करते हैं, मुंह से सक करते हैं, तो एक दफ़ा उसमें जो है वाटर का कॉलम डेवलप हो जाता है, और वो पाइप आपने एक दफ़ा सक करने के बाद आपने किसी चीज़ में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली जो है वो पानी जो है वो टैंकी में से या टब में से निकल के दूसरे में शिफ्ट होता जाता है। तो ये किस लिए होता है? ये कोहेजन और टेंशन की फोर्सेस की वजह से होता है कि जब एक दफ़ा कंप्लीट कॉलम डेवलप हो जाता है विदाउट एनी बबल्स, साइफन का नाम उसको दिया जाता है, तो उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आता और वाटर जो है कोहेजन और टेंशन की फोर्स से दूसरे जो भी बर्तन रखा हो या दूसरी जगह हो वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखें एक कि जब पानी की आप मोटर चलाते हैं टैंकी भरने के लिए तो वो एक फोर्स होती है जो कि पानी को पुश करके बिजली से वो फोर्स प्रोड्यूस होगी और वो पानी को पुश करके ऊपर टैंकी में पहुंचा देगी। अब उसमें तो फोर्स यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो प्रोवाइड की जा रही है, एक एनर्जी आर्टिफिशियली दी जा रही है, लेकिन कोहेजन और टेंशन में कोई फोर्स नहीं दी जा रही। ये ऑटोमेटिकली वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो आपस में अट्रैक्शन है उसकी वजह से पानी जो है वो पाइप में मूव कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि इन दिस केस एक कॉलम के फॉर्म में वो जाइलम के सेल्स जो हैं उनमें मूव कर रहा होता है। अब तीसरी फोर्स जो यहाँ पे आ जाती है डेट इज़ एडहीजन। एडहीजन का क्या मतलब है? स्टिकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स विद द जाइलम सेल, कि ये वाटर का कॉलम जो डेवलप होता है ये ना सिर्फ ये कि आपस में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, बल्कि जो इनके साथ एडजेसेंट नेबरिंग जो जाइलम की दीवारें हैं इनके साथ भी इनकी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है। अब आप ये देखें कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल जो है, जो चेन है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो इस तरह से डेवलप हो कि वो दीवारों से हटी हुई हो, तो ये ज़रा सा भी कहीं कोई वजह बनेगी तो ये इजीली नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब ये चिपकी हुई होंगी किसकी वजह से? एडहीजन फोर्स की वजह से, तो फिर इनका गिरना या ब्रेक होना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। सो ये तीनों फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे मिलके काम कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस? थ्री फोर्सेस वर्किंग इन cohesion tension theory for the ascent of sap is number 1 cohesion, number 2 tension, number 3 adhesion। ये तीन चीज़ें जो हैं these are the forces। अब इसके अलावा एक चौथी चीज़ जो कि फोर्स नहीं है but that is helpful for the ascent of sap under the heading of adhesion cohesion theory, वो क्या है? strong xylem cells या strong xylem walls। ये होना भी ज़रूरी है कि ये कॉलम्स जो डेवलप हुए हैं ड्यू टू द कोहेजन एंड एडहेजन फोर्सेस, इनमें टेंशन डेवलप हुई है, तो ये जब दीवारें मजबूत होंगी तो ये इसमें हेल्पफुल होगा कि ये कॉलम जो है एज इट इज़ मौजूद रहे
और ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता रहे। अच्छा जी, ये बात आपने देख ली कि ये जाइलम के सेल्स जो हैं अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो अंदर की तरफ जो है इनके हिलना शुरू हो जाएंगे, या आपस में ये दीवारें जो हैं ये आपस में इनवर्ड मूव करके चिपकना शुरू हो जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से जो बीच में हार्ड पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो जो हैं बीच में कैविटी या जो होल है वो मौजूद नहीं रहेगा, ये आपस में चिपक जाएंगे। आप ये देखें कि जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए स्ट्रॉज यूज़ करते हैं, कभी कभी बड़े घटिया स्ट्रॉज आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं कर रहे, स्पेशली जब लिक्विड थिक होता है ना, जैसे मिल्क शेक पीते हैं मैंगो का, तो उसमें स्ट्रॉज जो हैं वो बड़े टफ़ किस्म के लगाते हैं। ये अगर आपने कभी कहीं से आइसक्रीम शेक पिया हो तो उसके स्ट्रॉज कैसे होते हैं, ये आम स्ट्रॉज नहीं होते जिनसे हम जूस भी पी लेते हैं, पेप्सी पी लेते हैं, वो स्ट्रॉज डिफरेंट होते हैं, वो बहुत सख्त मटेरियल के बने हुए होते हैं कि नॉर्मल स्ट्रॉज जो कि आपको शॉप से कोल्ड ड्रिंक्स के साथ मिल जाते हैं, ये बहुत पतले प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और ये पतला प्लास्टिक जो है इस तरह से आपस में चिपक जाता है तो इसको सख्त करना मुश्किल हो जाता है। वही पतले वाले पाइप जो हैं आप कभी मिल्क शेक में डाल के देखें तो क्या होगा कि वो आपस में जो है वो जैसे सख्त करेंगे तो वो नरम होने की वजह से आपस में चिपक जाएंगे और जो उसमें ड्रिंक है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा। अल्टीमेटली आप स्टॉप फेंक देंगे और आप उसको वैसे गिलास से मुँह लगा के पी लेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब दीवारें मजबूत होती हैं तो फिर क्या होता है कि इनवर्ड मूव करके आपस में बकल अप नहीं होती और ये एरियाज़ जो हैं वाटर की मूवमेंट के लिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं और इनमें मूवमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे आपने जो चीज़ देखी है वो क्या है, वो आपने कोहेजन टेंशन थ्योरी को डिस्कस किया जिसमें 3 मेजर फोर्सेस कोहेजन, टेंशन एंड एडहेजन यूज़ हो रही हैं और जो चीज़ इसमें हेल्पफुल हो रही है वो स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ द जाइलम जो हैं वो हेल्पफुल हो रही है और ये जो है असेंट ऑफ सैप में हेल्पफुल हो रही हैं। अब ये कि असेंट ऑफ सैप तो हो रहा है, अब इसमें जो मेन फैक्टर है जो कि सैप को ऊपर मूव करने के लिए हेल्पफुल होता है दैट इज़ ट्रांसपायरेशन पुल। अगर ये ट्रांसपायरेशन पुल ना हो तो ये सब फोर्सेस कोहेजन, टेंशन, एडहेजन सब बेकार हैं। अभी हमने जो साइफन की बात की थी कि उसको जो है वो पाइप को हम डालते हैं और फिर उसको सक करते हैं तो वो फिर जो है वाटर का पैसेज एक डेवलप हो जाता है। अगर ऊपर से सक ना किया जाए, खींचा ना जाए तो फिर क्या होगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी कैपेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से अगर ये ट्रांसपायरेशन पुल ना हो तो क्या होगा, ये सारी की सारी फोर्सेस बेकार हो जाएंगी। जितनी भी स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स हों, कोहेजन फोर्सेस हों, एडहेजन फोर्सेस हों, टेंशन डेवलप हुई हो, दैट इज़ यूजलेस। ये कब हेल्पफुल होगा, दैट इज़ ओनली हेल्पफुल व्हेन ट्रांसपायरेशन पुल इज़ प्रेजेंट। नाउ वी डिस्कस कि व्हाट इज़ द ट्रांसपायरेशन पुल। फर्स्ट यू मस्ट नो व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, दैट इज़ द evaporation from the living surface. What is evaporation? Movement of the water molecules from the surface. आपने एक ग्लास में पानी डाल के रख दिया, धूप में रखा या छाँव में रखा। धूप में रखेंगे तो जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। छाँव में रखेंगे तो देर से होगा, लेकिन वो होगा क्या कि आपने उसको अनकवर्ड छोड़ दिया तो उसमें से वाटर वेपर्स या वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर हवा में जाते रहे और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे, डिपेंड करता है मौसम पे, कि कितने दिन के बाद वो ग्लास जो है वो खाली हो जाता है। वो किस वजह से खाली होता है, दैट इज़ इवेपोरेशन। तो सो इवेपोरेशन, यू अंडरस्टैंड कि इवेपोरेशन क्या होती है, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट या इवेपोरेशन अकर्स फ्रॉम द लिविंग सरफेस एरिया, this is known as transpiration, and transpiration is always carried out in the plants. जो प्लांट की बॉडीज़ हैं उनमें हर वक्त जो है वो ट्रांसपायरेशन चलती रहती है। अब जितना भी वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं only 1% of it is used in photosynthesis and all other metabolic activities. जितना पानी भी ऊपर गया, प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से ओनली 1% जो है
वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस यूज़ हुआ, बाकी सारा किधर चला गया, दैट इज़ ट्रांसपायर्ड, दैट इज़ इवेपोरेटेड, वो हवा में इवेपोरेट हो गया थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स, और लीव्स के अंदर जो हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। कंसंट्रेट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, कि लीफ जो है उसमें, ये देखिए जी, ये लीफ की नीचे वाली एपिडर्मिस है जिसमें छोटे छोटी ओपनिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, दे आर नोन एज स्टोमेटा। ये पर्पल कलर के जो बटरफ्लाई के शेप में हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इंडिकेट किए गए हैं। ये जो है इसमें सेल्स हैं, ये कौन से सेल्स हैं, ये मीज़ोफिल के सेल्स हैं, और दरमियान में ये एरिया जो है दैट इज़ इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या चीज़ शो कर रहा है, दैट इज़ द जाइलम ट्यूब और जाइलम सेल्स इन द लीफ। अब आप देखें कि जाइलम जो कि रूट से स्टार्ट हुआ था वो प्लांट के शूट में भी, स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, ब्रांचेस में भी प्रेजेंट होता है, लीफ में भी प्रेजेंट होता है, एंड ऑल ऑफ द जाइलम सेल्स starting from the leaves ending at the roots they are interconnected, एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आप लीफ का स्ट्रक्चर जब पकड़ के गौर से देखते हैं तो उसके ऊपर आपको वेन्स नज़र आती हैं। लीफ की वेन्स क्या होती हैं, ये वहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं, और वेस्कुलर बंडल्स में ये जाइलम होते हैं, साथ में फ्लोएम होते हैं, ये इनको एंडोडर्मिस का सेल्स की लेयर जो है वो कवर कर रही होती है। ये यहाँ पे ये ब्लू लाइन विद वाटर मॉलिक्यूल्स किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है जी जाइलम ऑफ द लीफ। अच्छा जी, अब ट्रांसपायरेशन पुल स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट होगा कि स्टोमेटा ओपन होंगे ड्यूरिंग द डे टाइम, फिर क्या होगा कि ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर मूव करेंगे। बाहर क्यों मूव करेंगे, ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द लीफ सरफेस, बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जब वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या हो गया, यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम हो गया। जब यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल कम हो गया एज़ कम्पेयर टू द मीज़ोफिल सेल, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए इस वाटर पोटेंशियल को वाटर के मॉलिक्यूल्स इन मीज़ोफिल सेल में से इवेपोरेट करेंगे, इवेपोरेट करके दोबारा से इस इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाएंगे। अब इस तरह से ये आप देखें कि यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल इन सेल्स में कम हुआ है, ये कैसे पूरा होगा, ये जाइलम की ट्यूब इसको पूरा करेगी कि यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जाइलम से बाहर मूव करके आ जाएंगे मीज़ोफिल सेल्स में, एंड देन इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये लीफ का एक छोटा सा पोर्शन जो कि हम देख रहे हैं, ये जो जाइलम है ये कनेक्टेड होता है विद द ब्रांचेस ऑफ द लीफ, ब्रांचेस ऑफ द ट्री की ब्रांचेस के साथ, और ब्रांचेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं विद द स्टेम, और स्टेम जो है वो कनेक्टेड होता है विद द रूट्स। अब ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया, वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम द लीव्स। सो लीव्स आर हेल्पफुल, या लीव्स पार्टिसिपेट टू स्टार्ट द ट्रांसपायरेशन पुल थ्रू द इवेपोरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब उसके बाद क्या होता है कि ये पानी यहाँ से जो खींच रहा है, ये जो यहाँ से इवेपोरेट हो रहा है इसको खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, कहाँ से खींचा जा रहा है, इस स्टेम में से नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। आप इमेजिन करें कि ये एक स्ट्रॉ है, ये एक जो है जूस का कैन है या पेप्सी की बोतल है, यहाँ पे आप माउथ रख के उसको सक कर रहे हैं इस जगह पे, या माइलो का डिब्बा है यहाँ से आप उसको सक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से सक करेंगे तो यहाँ से माइलो के डिब्बे में से निकलता हुआ, स्ट्रॉ में से होता हुआ ये आपके माउथ में जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से ट्रांसपायरेशन पुल से पानी को खींचा जा रहा है, यहाँ से गुजरेगा, कैसे गुजरेगा, विद द हेल्प ऑफ cohesion of the water molecules and with the help of tension and adhesion theories, with the help of hydrogen bonds in between the water molecules which are helpful to maintain the column of the water molecules। अच्छा जी,
यहाँ पे तो स्टॉक के अंदर तो पानी मौजूद है, स्टेम के अंदर पानी मौजूद है। जब स्टेम के अंदर खींचा जा रहा है तो नीचे से और कहाँ से आएगा, कौन इसको देगा? दीज आर द रूट्स। ये जिस स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि यहाँ पे जाइलम के सेल्स इस तरह से, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं और इनके माउथ भी आगे से ओपन होते हैं। एक सीव लाइक छाननी के जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जो कि पानी को ऊपर की तरफ मूव करते में हेल्प करता है। कॉलम्स वाटर के प्रॉपरली डेवलप होते हैं जो कि इसको ऊपर की तरफ खींचते जाते हैं ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशन पुल। अब ये खिंचाव जो है सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये रूट के जाइलम सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखें वाटर का पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा तो यहाँ से ये खींचेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये फिर यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा? ये अल्टीमेटली रूट हेयर तक ये खिंचाव जाएगा। तो ये वाटर जो है मॉलिक्यूल्स रूट हेयर से मूव करते हुए जाइलम के रूट्स के जाइलम में आ जाएंगे। फ्रॉम द जाइलम सेल ट्रांसपायरेशन पुल कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और उसके बाद कॉर्टेक्स के सेल, कॉर्टेक्स के सेल के बाद जो हैं एपिडर्मिस के सेल, एपिडर्मिस के सेल्स के बाद ये रूट हेयर्स के सेल्स जो हैं, यहाँ पे ये खिंचाव पड़ेगा। तो चूँकि ये जो बाहर का एरिया है यहाँ पे पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल सेल्स ऑफ द प्लांट बॉडी, तो फिर ये रूट्स जो हैं इस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। दैट्स इट विद द ट्रांसपायरेशन पुल। थोड़ा इसको समझने की ज़रूरत है, लेकिन जब आप ड्रिंक और स्ट्रॉ की एग्जांपल को अपने जहन में रख के इसको समझेंगे तो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो ये एक चीज़ हो गई जो कि असेंट ऑफ सैप में हेल्पफुल है, अपना रोल प्ले करती है, मेन रोल प्ले करती है, और इसकी हेल्प से पानी जो है 800 फीट और साथ में 600 फीट और साथ में या 600 फीट या 200 मीटर तक पानी जो है इसकी वजह से मूव कर सकता है ट्रांसपायरेशन पुल की मदद से। अब दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है जी रूट प्रेशर। रूट प्रेशर कैसे डेवलप होगा? रूट प्रेशर डेवलप होगा जबकि रूट्स के सेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर पानी एब्जॉर्ब कर के जमा हो जाएगा। ये पानी क्यों एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करेंगे? क्योंकि इनके जो नेबरिंग सेल्स हैं वो कुछ सॉल्ट्स और मिनरल्स जो हैं वो सिक्रीट करके इनके अंदर डाल देंगे। इनके अंदर वाटर का पोटेंशियल कम हो जाएगा। उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए ये नेबरिंग सेल से पानी खींचेंगे और पानी खींच के ये अपना पोटेंशियल जो है वो पूरा करेंगे। और जब पानी खींचेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, एज अ रिज़ल्ट इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? द प्रेशर डिवेलप्ड बाय द वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एज अ रिज़ल्ट ये पानी को क्या करेंगे? ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देंगे, धक्का देना शुरू कर देंगे। तो ये जो रूट्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर होगा, पहले पानी कैसे मूव कर रहा था? पुल से मूव, उसको खींचा जा रहा है। यहाँ पे जो रूट के अंदर जो प्रेशर बनेगा वो पानी को खींचेगा नहीं, उसको पुश करेगा, उसको धक्का देगा ऊपर की तरफ। अब देखें कि दो चीज़ें हो गई हैं, खींचा भी जा रहा है, धक्का भी दिया जा रहा है। तो हाउ कम्स कि ये मूवमेंट जो है वो रुकेगी नहीं। ऊपर से खिंचाव भी मौजूद है, नीचे से पुश करना भी है, दोनों चीज़ें जब मौजूद हैं तो ये पानी जो है इसकी जो मूवमेंट है या इसकी सप्लाई जो है वो रुकती नहीं है। अब बात हम करते हैं कि जो प्रेशर है, रूट प्रेशर, वो कितना डेवलप होता है। रूट प्रेशर जो है अप्रॉक्सीमेटली 800 kPa, ये इसका यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का मैक्सिमम, और नॉर्मली 100 to 200 kPa जो है वो डेवलप होता है, विच इज़ नॉट सफिशेंट टू मूव द रिक्वायर्ड वाटर अपवर्ड पार्ट्स ऑफ द ट्री। इतना काफ़ी वो नहीं होता कि वो पानी को सारे का सारा जो कि रिक्वायर्ड प्लांट बॉडी का वाटर है उसको ऊपर की तरफ पहुंचा दे। सो ये फिर रूट प्रेशर का फिर क्या फंक्शन हुआ कि हम वही बात करते हैं कि मेन फंक्शन जो है वो इसमें ट्रांसपायरेशन पुल का है, और इसके साथ रूट प्रेशर जो है वो हेल्पफुल है, इसकी मदद करता है, इसको सपोर्ट करता है और इसको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ भी कर देता है। तो रूट प्रेशर के साथ एक और जो फिनोमिना जो एग्जिस्ट करता है दैट इज़ गुटेशन एक्सुडेशन। ये क्या है कि प्लांट्स के सम टाइम प्लांट्स ऐसे होते हैं
जिनमें के वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो हैं लीव्स में मौजूद होते हैं। और ये जब रूट प्रेशर डेवलप होता है, और ये कॉमनली हमें नज़र कहाँ पे आता है, ये हमें नज़र आता है छोटे प्लांट्स में, ग्रास में नज़र आता है, या ये जो छोटी छोटी बुशेस हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, उनमें नज़र आता है कि अक्सर सुबह को और स्पेशली मॉइस्ट सीज़न में, नमी के मौसम में हम देखते हैं तो हमें इन पत्तों के ऊपर जो हैं, घास के पत्तों पे या स्ट्रॉबेरी के लीव्स के ऊपर जो हैं छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते हैं। अब ये ड्यू ड्रॉप्स कहाँ से आते हैं? ये ड्यू ड्रॉप्स जो हैं कुछ तो हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन के हैं, कि प्लांट का टेम्परेचर या ज़मीन का टेम्परेचर गर्म था और फ़िज़ा में नमी थी, वहाँ पे जो टेम्परेचर था वो ठंडा था, तो पानी के कतरे जो थे कुछ ऊपर जो हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। बट बेसिकली ये पानी कहाँ से आता है, टेम्परेचर वेरिएशन यहाँ पे इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि हर पौधे पे औस नहीं पड़ती, कुछ चीज़ों पे पड़ती है, कुछ पे नहीं पड़ती, और कुछ सीजन्स में पड़ती है, कुछ चीज़ों पे नहीं पड़ती, कुछ सीजन्स में। तो ये फिर जो स्ट्रॉबेरी के लीव्स हैं या घास के पत्ते हैं, सुबह सवेरे इन पे हमेशा औस के कतरे या शबनम के कतरे, ड्यू ड्रॉप्स हमें क्यों नज़र आते हैं? ये इनके अंदर वाटर ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पानी जो है वो सिक्रीट होता है। और वो पानी कैसे सिक्रीट होता है? उनको रूट प्रेशर, नीचे से रूट्स जो हैं इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही होती हैं कि पानी जो है वो फिर यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाता है और ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है वो इनके पत्तों के ऊपर, ये देखिए ये ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में इनके ऊपर जो है ये हमें नज़र आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्यू ड्रॉप्स जो हैं जब सुबह सुबह उठते हैं तब तो नज़र आते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? उसके बाद आप समझ सकते हैं कि सनलाइट आ जाती है और सनलाइट जो है वो इनको इवेपोरेट कर देती है, वो ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाते हैं, और साथ में ट्रांसपायरेशन पुल जो है उसका फिनोमिना भी स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, हमने इसमें देख लिया कि जो इसमें मेन फंक्शन है वो किस चीज़ का है, ट्रांसपायरेशन पुल का है विद द हेल्प ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी। और दूसरा रोल किसका है? दूसरा इसमें असेंट ऑफ सैप में रूट प्रेशर का है। तीसरा जो थोड़ा बहुत है वो है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ड्रिंकिंग ऑफ वाटर बाय सम मटेरियल, कोई मटेरियल जो है वो पानी को पी ले। अब ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट ने दी? ये सेक्स ने दी। इसने सुजेस्ट किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनको जो जाइलम की वेसल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं बाय द इम्बिबिशन। इम्बिबिशन सिंपली आप कैसे समझ सकते हैं कि आप किशमिश के चंद दाने लें, इसको आप पानी में भिगो के रख दें, सुबह को देखें कि ये फूले हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इसके जो सेल्स हैं या इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर चला जाता है और ये उसको पानी को एब्जॉर्ब करके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं। तो इसी तरह जो प्लांट्स के मटेरियल्स हैं सेल वॉल के, उसमें सेल्यूलोज है, उसमें पेक्टिन है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इन अदर वर्ड्स पी लेते हैं इम्बिबिशन, और इनका अपना वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि सेल वॉल्स जो हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं कि यहाँ पे इस सेल की जो वॉल्स हैं अगर इनमें इम्बिबिशन हुआ है तो ये भी इंटरकनेक्टेड हैं। हाउ कम्स कि इनके अंदर वो शिफ्ट नहीं करेंगे, इनके अंदर भी शिफ्ट करेंगे, ऊपर भी शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट होता होता ये लीव्स तक भी ये पानी चला जाता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो पानी का पाथवे है जो कि सेल वॉल की एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से ऊपर, नीचे से ऊपर, फिर और ऊपर और ऊपर चला जा रहा है, दैट इज़ एपोप्लास्टिक पाथवे इन बिटवीन द सेल बॉडीज़। एडजेसेंट सेल्स के अंदर ये नहीं जा रहा बल्कि सेल्स के दरमियान सेल वॉल्स के साथ साथ इम्बिबिशन के ज़रिए से ये चल रहा है। दैट इज़ अबाउट द इम्बिबिशन, जो कि अच्छा, अब ये तीन चीज़ें जो हैं ये हेल्पफुल हो गई हैं किस में? असेंट ऑफ सैप में। क्या? ट्रांसपायरेशन पुल, और इसके साथ जो रिलेटेड हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी। दूसरी चीज़ क्या हेल्पफुल हो गई है? असेंट ऑफ सैप में रूट प्रेशर, और तीसरी चीज़ जो है वो है इम्बिबिशन। अब इस तीनों चीज़ों के साथ रिलेटेड एक और फिनोमिना है दैट इज़ ब्लीडिंग। इसका असेंट ऑफ सैप से ताल्लुक़ इस तरह से नहीं है कि ये सैप को मूव करने के लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन ये ब्लीडिंग है क्या कि असेंट ऑफ सैप का प्लांट के किसी ऑर्गन से बाहर आ जाना कि जहाँ पे
उसको कोई ज़ख़म लगे, कोई चोट लगे, टूट जाए, इसको वहाँ से जब सैप का फ़्लो बाहर वाली साइड पे प्लांट से बाहर होना शुरू हो जाएगा, द फिनोमिना इज़ नोन एज ब्लीडिंग। सैप को मूव करने में ये हेल्पफुल नहीं है, लेकिन इंजर्ड पार्ट से जब सैप बाहर आएगा, द फिनोमिना इज़ नोन एज ब्लीडिंग, कि कहीं कोई कट लग जाए या स्पेशली प्रूनिंग की जाए। प्रूनिंग क्या होता है कि एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं कि छांटी करना, कि एक्स्ट्रा ब्रांचेस जो हैं उनको काट दिया जाए, यूज़लेस हैं, या किसी हमने हेज की या किसी ट्री की शेप बनानी है, प्रॉपर उसकी कैनोपी बनानी है, उसके लिए जो है एक्स्ट्रा जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो काट दी जाती हैं, उसको प्रूनिंग कहा जाता है। या वैसे ही ये कि कोई चीज़ हिट हो जाए या कहीं कोई किसी वजह से, आंधी की वजह से कोई ब्रांच टूट जाए, कोई ज़ख़म आ जाए, तो वहाँ से जो सैप, जो लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाता है, दैट इज़ नोन एज ब्लीडिंग। सम टाइम आप देखते हैं कि दरख्तों के ऊपर गम लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो चिपके हुए होते हैं, और सम टाइम जो घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ होते हैं लकड़ी के बने हुए, उनमें से भी ये गम्स बाहर आ रही होती हैं, कि गम्स जो हैं वो लकड़ी के अंदर मौजूद होते हैं, और लकड़ी जो है अगर प्रॉपर ड्राई ना हुई हो या किसी मॉइस्चर के मौसम में, बारिशों के मौसम में बहुत ज़्यादा गीली हो जाए, तो इनमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो जो सॉफ्ट या डैमेज एरियाज़ होते हैं वहाँ से वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर आपने ये जो पाइन के ट्रीज़ हैं, चीड़ के पौधे हैं, ये देखे हुए हैं, कॉलेज आ जाएँ तो कॉलेज में भी ये 1 या 2 दरख्त जो हैं वो चीड़ के लगे हुए हैं, तो इनकी जो सैप होता है ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उससे डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, तो वो सैप कलेक्ट किया जाता है। तो सैप कलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि ये अगर ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो जा रही हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा के, तो यहाँ पे एक पॉट जो है, मट्टी के बर्तन जो हैं वो बांध दिए जाते हैं, तो ये कतरा कतरा जो है ये सैप इसके अंदर जमा होता जाता है। कलेक्टिवली ये फिनोमिना जो है, ये प्लांट की ब्लीडिंग हो रही है जो कि इस पॉट के अंदर जमा हो रही है। कभी कभी आप मरी जाएं तो आप देखें कि दरख्तों के साथ छोटे छोटे पॉट्स ये बांधे हुए होते हैं, जिनमें कि ये जमा किया जा रहा होता है इनका सैप, क्योंकि वो रिक्वायर्ड होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, डिफरेंट मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, और बहुत जगहों पे ये यूज़ होता है। दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल। एक और एग्ज़ाम्पल की हम बात करते हैं, जो रबर है। रबर का आपको पता है कि पौधा होता है, कि उसका रबर का जो अंदर सैप है उस ट्री में, उसको कलेक्ट करके तो उससे फिर रबर जो है वो बनाया जाता है, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो वो रबर जो है ट्रीज़ में से इसी तरीके से कलेक्ट किया जाता है कि जगह जगह जो है ज़ख़म लगा के, तो नीचे बर्तन रख के, तो उस लेटेक्स को जमा कर लिया जाता है, और वो लेटेक्स जो है वो फिर क्या होता है कि उसको यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जिसको आप कहते हैं ये इसका जो दरख्त होता है, बड़ का जो दरख्त होता है, इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें से भी आप कट लगा के उसका जूस या उसका सैप जो है जब आप कलेक्ट करते हैं, तो उसको भी डिफरेंट मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। बेशुमार जो हैं प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर से ये सैप जो है कलेक्ट करके तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में और मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। और जो ब्लीडिंग का फिनोमिना है वो क्या है कि किसी भी कट या इंजर्ड पार्ट में से मूवमेंट या फ्लो ऑफ द सैप, दैट इज़ नोन एज ब्लीडिंग। फ्लो ऑफ सैप फ्रॉम द कट्स एंड्स और cut parts of the branches of the plant is known as bleeding। और ये हम ग्रेप की जो वाइन्स हैं, अंगूर की बेलें, उसमें भी देख सकते हैं, मैपल ट्रीज़ में से भी देख सकते हैं, कुछ पाम्स में भी देख सकते हैं। बाकी कुछ एग्जांपल जो भी मैंने बताई हैं आपको, रबर की हैं और पाइन ट्रीज़ की हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये इसका ब्लीडिंग की एग्जांपल हैं। और कुछ ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे भी हैं कि इनका जो फ्लो ऑफ सैप है, एक दिन में इसमें से 10 से 15 लीटर जो है वो भी कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है वो सैप जो है, इसमें शुगर और वाटर नहीं होता, बल्कि कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी शामिल होते हैं। क्योंकि जब ये कट लगाया जा रहा है, पार्ट इंजर्ड हो रहा है, तो सिर्फ ये जाइलम का पोर्शन नहीं होगा, बल्कि इसके साथ फ्लोएम का पोर्शन जो है
उसमें से भी इंजरी होकर ब्लीडिंग साथ साथ होती है। तो फ्लोएम के पोर्शन से भी जब इंजरी होती है तो कलेक्टिवली जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जाइलम में और फ्लोएम में, दोनों इकट्ठे होके तो ब्लीडिंग के साथ जो है वो बाहर आते हैं जूस ऑफ द या एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्लांट की शक्ल में। ठीक है जी। तो इसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है या रूट प्रेशर है वो भी इसके साथ जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। क्लियर? दैट्स इट विद द टॉपिक्स रिलेटेड टुडे। के असेंट ऑफ सैप आपने देखा, और असेंट ऑफ सैप के साथ साथ आपने देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्विंग हैं, और साथ में एक आपने छोटा सा टॉपिक जो है वो ब्लीडिंग का वो डिस्कस कर लिया। दैट्स इट विद टुडेज़ लेक्चर। उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला हम अपना अगला चैप्टर जो टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन जो हैं दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस दिस ईयर। सो अल्लाह हाफिज़, गुड लक।